हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कहानी सुनने से पहले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनने को मिलें। कहानी का शीर्षक है परी की दोस्ती। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। वह प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में दुखी नहीं था। उन राजा का नाम था देवेंद्र दत्त। उनके एक ही पुत्र था। उसका नाम उन्होंने विशाल रखा था। उसकी परवरिश राजा ने बड़े अच्छे ढंग से की थी। बचपन से ही विशाल को घुड़सवारी, तलवारबाजी और शिकार का बड़ा शौक था। वह बचपन से ही बड़ा होशियार और बुद्धिमान था। वीरता उसके रग रग में बसी थी। होनहार होने की वजह से उसने बहुत जल्दी सारे गुण सीख लिए थे। हर नाम की चीज़ तो उसको छूकर भी नहीं गुजरती थी। उसके साथ साथ वह बहुत सुंदर भी था। इस तरह जब वह जवान हुआ तो उसके अंदर सुंदर होने के साथ साथ वह एक सुंदर नवयुवक था। वह अपने पिता के साथ राजकाज का पूरे कार्य संभालता था। उनका हर काम में भरपूर सहयोग भी करता था। हर कठिन से कठिन कार्य को भी वह चुटकी बजाकर हल कर देता था। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। राजा विशाल को बहुत प्यार करता था। वह एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। हर समय वह विशाल को अपने साथ ही रखता था। उसे अकेले कहीं जाने नहीं देता था। एक दिन की बात है। विशाल को शिकार करने का बहुत शौक था, लेकिन वह अपने पिता के डर की वजह से शिकार के लिए नहीं जाता था। एक रोज उसने अपने पिता को अपने मन की बात बताने की ठानी और उनके पास पहुंचा। अरे विशाल बेटा, तुम यहाँ? उसे देखते ही राजा ने पूछा। आओ, कैसे आना हुआ? पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, विशाल ने डरते डरते कहा। कहो, क्या बात है? पहले आप वादा कीजिए कि मेरी बात को टालेंगे नहीं। उसने जिद पकड़ ली। पहले बात तो बताओ, राजा ने कहा। नहीं, पहले आप मुझसे वादा कीजिए, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, वह बोला। अच्छा ठीक है, हम वादा करते हैं। अब तो अपनी बात बताओ, राजा मुस्कुराकर बोला। पिताजी, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। राजकुमार ने उसे अपने मन की बात बताई। क्या? हाँ पिताजी, लेकिन बेटे तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हम तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देते। पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्या मैं अकेले नहीं आ जा सकता? मैं जिद करके उसने राजा को मना ही लिया। राजा बेटे की जिद की वजह से मजबूर हो गया था, इसलिए उसने विशाल को शिकार पर जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सभी सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, हम शिकार पर जाना चाहते हैं। आज ही हमारे जाने का प्रबंध होना चाहिए। राजकुमार के आदेश की देर थी, तुरंत ही जाने का पूरा प्रबंध कर दिया गया। विशाल अपने रथ पर सवार होकर जैसे ही आगे बढ़ा, राजा ने उसे आवाज़ लगाई। सुनो विशाल। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे क्यों रोका? उसने उत्सुकतावश पूछा। बेटे, तुम जा रहे हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, उसने समझाया। किस बात का? जहाँ कहीं भी तुम पड़ाव डालो, मुझे संदेश भेजते रहना, वरना मैं बेचैन हो जाऊंगा। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं आपको संदेश भेजता रहूँगा, उसने तसल्ली दी। तुम नहीं जानते बेटे कि इस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, उसने दिलासा दिया। राजा को तसल्ली देने के बाद विशाल ने अपने रथ आगे बढ़ाया। पीछे पीछे उसके सैनिक आगे आगे उसने रथ छोड़ दिया और एक घोड़े पर सवार हो गया। इसी प्रकार उसने कई जंगल घूमे, फिर अंत में वह एक सुंदर जंगल में पहुंच गया। इस जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। यहाँ आते ही विशाल सब कुछ भूल गया था। वह बड़ी तेजी के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। उसे इस बात का भी खबर नहीं थी कि उसके साथी पीछे रह गए हैं। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद राजकुमार ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उसके साथियों का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। राजकुमार ने इधर उधर देखा, मगर वह चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। भूख और प्यास के मारे राजकुमार की बुरी हालत थी और खाने का सामान भी उन्हीं के पास था। धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके होठों पर खुश्की आने लगी थी, मगर पानी भी सैनिकों के पास ही था। काफ़ी देर तक वह इधर उधर भटकता रहा, मगर उसके साथियों का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इतने बड़े और वीरान जंगल में वह अकेला भटक रहा था। उसने जंगल में रास्ता तलाश करने की भी कोशिश की, मगर अंधकार के छा जाने से वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह चारों ओर अंधेरा था। कुछ देर के बाद ही आसमान में तारे जगमगाने लगे।
अब उसका घोड़ा भी आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा था। वह उस जंगल में इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते वह एक खुले हुए वातावरण में पहुंच गया। इस सुनसान और वीरान जंगल में सिर्फ घोड़ा ही उसका साथी था और कोई नहीं। उस खुले हुए मैदान में थोड़ी दूर आगे चला तो उसे एक नदी दिखाई दी। इस वक्त आधी रात का समय हो चुका था। घोड़ा भी काफ़ी थक चुका था। इस समय विशाल की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। तभी वह चौंका। उसके कानों में किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनते ही विशाल हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि आधी रात के समय, वो भी इस सुनसान जंगल में, ये आवाज़ मुझे किसकी सुनाई दे रही है। वह धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगा। वहाँ पहुँचते ही वह हैरान रह गया। उसने देखा कि सुंदर लड़की जिसने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, वह नदी के किनारे बैठी हुई मछलियों से बात कर रही है। मछलियाँ भी पानी में उछल उछल कर उसकी बात का जवाब दे रही थी। ये देखकर उसके आश्चर्य को ठिकाना ही नहीं रहा था। काफ़ी देर तक वह छिपकर वह यही सब देख रहा था। वह हैरान था कि वह लड़की किस तरह मछलियों से बातें कर रही थी। राजकुमार ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। फिर हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। उससे यहाँ जाते हुए हल्का सा भय भी महसूस होने लगा, मगर फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसकी आहट पाकर वह बैठी उस लड़की ने पीछे मुड़कर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसके पास जाकर पूछा, ए सुंदर लड़की, तुम कौन हो और आधी रात के समय तुम इस सुनसान और घने जंगल में क्या कर रही हो? पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं तो एक मुसीबत में फंसा मुसाफिर हूँ, अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, उसने जवाब दिया। वो कैसे? फिर राजकुमार ने शुरू से अंत तक अपने शिकार पर आने की उसे सारी बात बताई। ओहो, ये बात है, हाँ, वह राजकुमार बोला, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम कौन हो। मैं एक परी हूँ। परी? वह हैरान हो गया। तुम खड़े क्यों हो? आओ यहाँ आकर मेरे पास बैठो ना, लड़की ने नम्रतापूर्वक कहा। और फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। इस प्रकार दोनों में काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई। लड़की ने अपने बारे में बताया। मैं भी उन मछलियों की तरह ही एक मछली थी। इस नदी में रोज़ नहाया करती थी। एक दिन परियों की रानी यहाँ आई और फिर क्या हुआ? पूर्णिमा की रात थी। उसकी सहेली भी उसके साथ आई हुई थी। वह सारी रात यहाँ नाचती गाती रही, नृत्य करती रही। उनके साथ साथ मछलियाँ भी नाच रही थी। मुझे यह सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर क्या हुआ? मैं भी परियों की रानी के साथ खुश होकर झूम झूम कर नाच रही थी। उसने मेरे नाच की बहुत तारीफ की और अंत में उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे देख रहा था, फिर उसकी बातें सुन रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने फिर बताना शुरू किया। उन परियों की रानी ने मुझे अपने जादू से परी बना दिया। उसने अपने देवता से भी इस बात की प्रार्थना की थी कि वो मुझे परी लोक के लिए स्वीकार कर ले। फिर उनके देवता ने मुझे स्वीकार कर लिया और मैं पूरी तरह परी के रूप में आ चुकी थी। फिर परियों की रानी मुझे अपने साथ ले गई। तभी से मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं अपनी मछली सहेलियों से मिलने आ जाती हूँ। फिर राजकुमार अपने और अपने साथियों से बिछड़ने की कहानी दोहराने लगा। उसकी बात सुनकर परी को भी दया आ गई। उसने कुछ फल और मिठाइयाँ उसे खाने को दे दी। राजकुमार सारा दिन का भूखा प्यासा था। वह खाने की चीज़ें देखकर व्याकुल हो गया। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खाने के बाद वह घंटों तक बातें करते रहे। अचानक परी को एहसास हुआ कि सुबह होने वाली है। वह अपने परीलोक जाने की तैयारी करने लगी। उसे जाते देखकर विशाल ने पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, परी बोली। मैं तुम्हारी दोस्ती इन मछलियों से करा देती हूँ। अगर तुम्हें कभी मिलना हो तो तुम यहीं आकर मुझसे मिल लेना। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ, वह बोला। तुम इस रास्ते पर सीधे चले जाना, वही रास्ते में तुम्हें काफिला भी मिल जाएगा। वह फिर परी अपने पंखों को फैलाकर अपने परीलोक की ओर प्रस्थान कर गई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर परी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसने सैनिक भी मिल गए। वो राजकुमार को भी तलाश कर रहे थे। फिर वह अपने सैनिकों के साथ राजमहल की तरफ लौट गया, मगर उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि वह उसकी दोस्ती परी से हो गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। विशाल ने परी से दोस्ती की और घबराया नहीं। परी ने उसे भूला हुआ मार्ग बता दिया, जिसके कारण राजकुमार अपने सैनिकों से जा मिला।
अतः बच्चों, हमें भले लोगों से दोस्ती करने का सबक लेना चाहिए। तो ये कहानी यहीं तक थी और मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। कहानी सुनने के बाद आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।